गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हिम्मत मत खोना, अभी भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे। उन लोग को दिखाना है जो लोग कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपका प्रयास 100% होगा तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 26 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा पवलुड़ी सुब्बा राव जी को हाल ही में सम्मानित किया गया आर्यभट्ट अवार्ड से। इनका नाम पी सुब्बा राव से भी आप लोग जान सकते हैं और पूरा नाम पबुलुरी सुब्बा राव इनका पूरा नाम है और इन्हीं को हाल ही में सम्मानित किया गया आर्यभट्ट अवार्ड से। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक सीईओ और अध्यक्ष पाबुलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि ये अवार्ड किसे दिया गया? तो पाबुलुरी सुब्बा राव को दिया गया ये अवार्ड। ये कौन है? तो सीईओ, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अनंत टेक्नोलॉजी के सीईओ, चेयरमैन एंड फाउंडर है कौन? तो पी सुब्बा राव जी। इसी के दौरान इनको सम्मानित किया गया आर्यभट्ट अवार्ड से। किस पर्पस के लिए? तो बाय द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए इनको सम्मानित किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार के अलावा राव को एरोस्पेस और विमानन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एएसआई द्वारा प्रतिष्ठित फेलो को उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इसी के दौरान आपको यह भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि 1992 में अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का गठन इसरो और रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशी रूप से परिष्कृत एवियोनिक्स को डिजाइन और विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हाल ही में पी सुब्बा राव जी को सम्मानित किया गया आर्यभट्ट अवार्ड से। तो ये हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक्स दोनों ने मिलकर यूपीआई स्विच सिस्टम्स को लॉन्च किया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में यूपीआई स्विच को किसने लॉन्च किया है? तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक दोनों मिलकर यूपीआई स्विच को लॉन्च किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। रेजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया एक अत्याधुनिक क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचा यूपीआई स्विच का अनावरण किया। इसी के दौरान यह नवोन्मेषी उत्पाद सफलता दर का 4 से 5% तक बढ़ाने और प्रभावशाली 10,000 लेन देन प्रति सेकंड टीपीएस को संभालने का वादा करती है, जो व्यवसायों को अभूतपूर्व दक्षता और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये पॉइंट्स को याद रखनी हो कि हाल ही में यूपीआई स्विच को लॉन्च करने वाला वो दो कंपनी कौन सा है? तो एक है रेजर पे और दूसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसी के दौरान लॉन्च की गई यूपीआई स्विच सिस्टम्स और इस स्विच सिस्टम की वर्क ये होगी कि 4 से 5% तक बढ़ाया जाएगा। जितना भी लेन देन करते हैं उस लेन देन के सिस्टम्स को बढ़ाया जाएगा और लगभग 10,000 की लेन देन पर प्रति सेकंड तक ही वर्क होगी और इसी प्रति सेकंड के मामले में ही आपका पैसा लेन देन हो जाएगा। और यही सिस्टम्स लाया गया है, यूपीआई स्विच लॉन्च की गई रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से। रेजर पे द्वारा यूपीआई स्विच भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में निर्बाध और कुशल भुगतान समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए व्यवसायों को यूपीआई नवाचारों तक 5 गुना तेज पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा कि किस तरीके से यूपीआई स्विच को लॉन्च किया गया रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक्स के माध्यम से। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को लॉन्च किया गया, जो कहां पे लोकेटेड है? तो नई दिल्ली में इसको लोकेट किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को हम कवर करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली में
CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और सक्रिय की है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ड्यूरिंग अर्थ डे, जिस समय हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अर्थ डे के सेलिब्रेशन के दौरान ही इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को कहां पे लोकेट किया गया, तो नई दिल्ली के रफी मार्ग पे लोकेट किया गया है। वो भी कहां पे, तो CSIR हेडक्वार्टर बिल्डिंग पे लोकेट की गई। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि यह आयोजन जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के CSIR के उद्देश्य को दर्शाता है। इस अवसर पर IIT बॉम्बे और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा साक्षर होने की तत्काल आवश्यकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक नागरिक को यथासंभव ऊर्जा के उपयोग से बचने या कम करने के लिए कदम भी उठाना चाहिए। क्लाइमेट क्लॉक एक सरल उपकरण पर केंद्रित है, जो एक घड़ी जो प्रमुख समाधान मार्गों पर हमारी प्रगति को ट्रैक करते हुए शून्य उत्सर्जन यानी हमारी समय सीमा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती भी करती है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा, क्लाइमेट क्लॉक किस तरीके से हमारे डेली लाइफ पे बहुत ही इफेक्ट लाएगी। और इसी के दौरान हाल ही में CSIR के द्वारा इंस्टॉल किया गया इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहां पे, तो CSIR के हेडक्वार्टर बिल्डिंग में ही, जो नई दिल्ली के राफी मार्ग में लोकेटेड है। तो ये सब फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के ला सिनेफ खंड में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, तो राइट आंसर होगा सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। इंडिया की फिल्म सिलेक्ट की गई है ला सिनेफ सेक्शंस ऑफ द 77th कैनेस फिल्म फेस्टिवल्स के दौरान। पहली भारतीय मूवी को सिलेक्ट किया गया है जिसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। तो ये पॉइंट्स को याद रखने क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस के 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स के ला सिनेफ प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया, और यह कॉन्स के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म को चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है जो 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल्स के दौरान। तो वो मूवी कौन सी है, तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ये किसकी फेस्टिवल है, तो फ्रांस के 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स के ला सिने प्रतिस्पर्धी खंड में ऐसा देखा गया कि हमारे भारतीय मूवी को, भारतीय फिल्म को सिलेक्ट किया गया है, उसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। फिल्म का निर्देशन चिदानंद एस नायक द्वारा किया गया, जबकि सूरज ठाकुर द्वारा फिल्माया गया, मनोज वी द्वारा संपादित किया गया और अभिषेक कदम द्वारा साउंड ट्रैक दिया गया। ला सिनेफ विशेष रूप से दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह फिल्मों को प्रस्तुत करना और प्रचारित करने के लिए प्रतिष्ठित महोत्सव का आधिकारिक खंड भी है। और यह महोत्सव 15 से लेकर 24 मई 2024 तक आयोजित किया जाना था, और यह फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूलों द्वारा प्रस्तुत कुल 2263 फिल्मों में से चुनी गई 18 लघु फिल्म है, इसी में से एक को चुनी गई। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखने होंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स याद रखनी होगी कि 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल्स कहां आयोजित हुई थी, तो राइट आंसर था फ्रांस में। और इस फेस्टिवल्स के दौरान पहली भारतीय मूवी को सिलेक्ट किया गया, उस भारतीय मूवी का नाम क्या है, तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई वोटर इन क्यू ऐप फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूज एट पोलिंग स्टेशंस। तो कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट हरियाणा बन गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वोटर्स इन क्यू नाम से एक ऐप को लॉन्च किया, और जिसके माध्यम से मतदाता घर बैठे ही मतदान केंद्रों पर कतार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भीड़ कम होने पर मतदान करने जा सकते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी, बहुत सारे वोटर्स भीड़ के डर से नहीं आते हैं वोट्स देने के लिए। तो यही वजह थी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के इन्हीं के द्वारा एक कदम उठाई गई, और इस कदम के माध्यम से वोटर्स इन क्यू नाम की एक ऐप को लॉन्च किया गया, और इस ऐप के माध्यम से
मतदाता घर बैठे ही अपने मतदान केंद्रों पर कतार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस जानकारी के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि अगर भीड़ कम हो गई है, वोट्स डालने जा सकते हैं। तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि हाल ही में हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा वोटर्स इन क्यू नाम की ऐप को लॉन्च की गई और सबसे फर्स्ट पॉइंट्स आपको ये याद रखना होगा कि वोट देना हमारा एक अधिकार है और इस वर्ष हमें वोट देना बहुत ही कंपलसरी है। इसी के दौरान हम चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के ओर। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि वोटर इन क्यू ऐप को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह ऐप पिछले लोकसभा चुनाव के 70% मतदान की तुलना में लोकसभा चुनाव में कम से कम 75% मतदान के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। हरियाणा जिसमें 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 25 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 70% मतदान दर्ज किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि पूरी तरीके से हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वोटर्स इन क्यू नाम की ऐप को हमने लॉन्च किया और इस ऐप के माध्यम से वोटर्स ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वोट देने पहुंच सके मतदान केंद्र पर, इसीलिए इस वोटर ऐप को लाया गया। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष नेशनल पंचायती राज डे 2024 के रूप में इस वर्ष 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किए हैं। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स। भारत में पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और उसी सम्मान में यह दिन भारत में हर साल मनाया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने एक अनुसूची पर पूरी वीडियो को अपलोड की और उसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में पंचायती राज को ऐड किया गया और इस पंचायती राज का उल्लेख शेड्यूल 11 में किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखने होंगे और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं। भारत की त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है और यह शासन का विकेंद्रीकृत गठन है जहां स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों को स्वशासन और निर्णय लेने में स्वतंत्रता के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखने होंगे कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखनी होगी कि आर्टिकल 40 में पंचायतों का उल्लेख है जो पूरी तरीके से महात्मा गांधी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग आर्टिकल 40 में पंचायत को ऐड किया गया था और आर्टिकल 246 में राज्य के विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित इनके विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी देती है। तो ये हमारे पॉलिटिक्स के माध्यम से, करंट अफेयर्स के माध्यम से पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं। अगर आप लोग ने हमारे अनुसूची वीडियो को नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं आई बटन देता हूँ और इस आई बटन के माध्यम से आप यहाँ से हमारी अनुसूची वीडियो को देख सकते हैं जिसमें शेड्यूल 11 का जिक्र अभी हाल ही में इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आया है और उसमें मैंने पूरे डिटेल में कवर किया है। तो शेड्यूल 11 उल्लेख किया गया है पंचायती राज से, जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रथम राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1950 के दशक की शुरुआत में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की। हालांकि गठन 1993 तक अनौपचारिक रहा। 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जमीनी स्तर पर सुधारों पर विचार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को शुरू की गई थी। मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के सिलसिले में 24 अप्रैल 2024 के नई दिल्ली में 73वें संवैधानिक संशोधन के 3 दशकों के बाद जमीनी स्तर पर शासन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की आयोजन भी की जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा किस तरीके से
हम लोग नेशनल पंचायत डे हर वर्ष 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा एटाना बोनमाटी। एटाना बोनमाटी जी हाल ही में फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर है जिनको सम्मानित किया गया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से, इनको सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लॉरेस खेल पुरस्कार समारोह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक भव्य उत्सव था। हॉलीवुड स्टार एंडी गार्सिया ने पुरस्कार समारोह की मेजबानी की। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने होंगे कि हाल ही में लॉरेस खेल पुरस्कार समारोह के दौरान एटाना बोनमाटी जी को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, और इसी के दौरान इस अवधि के दौरान स्पेन के विश्व कप विजेता फुटबॉल स्टार और बार्सिलोना और स्पेनिश राष्ट्रीय टीम के फुटबॉल एटाना बोनमाटी जी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित होने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी हो। कोई भी क्वेश्चंस अगर फर्स्ट एंड लास्ट है तो एग्जाम में करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि पहले फुटबॉलर कौन बने हैं जिनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है एटाना बोनमाटी जी। इनका नाम है एटाना बोनमाटी जिनको हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बोनमती को साल 2023 का बैलन डी ओर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नासा ने हाल ही में ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहां भेजने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा टाइटन। टाइटन पे भेजने की योजना बना रहा है नासा, जिसने हाल ही में ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन को लॉन्च किया। तो जानते हैं कि टाइटन क्या जगह है और क्या इसके पीछे की वजह है। नासा ने शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर अपने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। तो सबसे फैक्ट्स याद रखना होगा कि अगर जो हम क्वेश्चंस बताए थे उसके ऑप्शंस टाइटन है, तो आप लोग ये सोचेंगे कि टाइटन आखिर है क्या। तो टाइटन शनि एक ग्रह है और इसी के जैविक समृद्ध चंद्रमा जिसे टाइटन नाम दिया गया, और इसी टाइटन पर नासा के द्वारा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की। और 2023 के शुरुआत में मिशन ने अपनी प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा के सभी सफलता मानदंडों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अद्यतन योजना नवंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी, जबकि राष्ट्रपति के वित्तीय वर्ष 2025 के बजट अनुरोध के जारी होने के साथ ड्रैगन फ्लाई की कुल जीवन चक्र लागत 3.35 बिलियन डॉलर और जुलाई 2028 की लॉन्च तिथि के साथ पुष्टि की गई। इसके दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि यह प्रस्तावित लागत से लगभग 2 गुना अधिक लागत है और प्रस्तावित लागत से 2 गुना से अधिक की देरी को दर्शाता भी है। मिशन को मूल रूप से चुने जाने के वर्ष से लेकर 2019 तक इसको चुना गया था। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि नासा के द्वारा हाल ही में कंफर्म किया गया कि ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन को सैटर्न के ऑर्गेनिक रिच मून टाइटन पर भेजने की योजना बनाई जा रही है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने रिवीजन बैच की ओर। 25 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम 2024 केरला में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2024 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंडमान और निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया? तो राइट आंसर होगा सोमपेन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी बांग्लादेश से बिलोंग रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहां खोजा है? तो राइट आंसर होगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अधिकार की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा चाइल्ड केयर लीव की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक सैन्य व्यय पर हालिया सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को यहाँ पे कवर होता है। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Who has recently been named the world's leading female cricketer by Wisden? हाल ही में विजडन द्वारा किसे विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया? ऑप्शन ए नेट सेवियर ब्रंट, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी एस्ले गार्डन या ऑप्शन डी नीगर सुल्ताना।
तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।